हेलो हेलो। आवाज आ रही पीछे वालों? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। हाँ, इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया था अपन ने, है ना। और कृषि ऋण का वर्गीकरण पहला आधार हमने पढ़ा था, किसके आधार पर? अवधि के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे ऋण की सुरक्षा के आधार पर। एक बार एक बालक ने ऐसे ही कहा था, उसको मैंने वापस भिजवा दिया था। और जीएल सर ने आगे 1 घंटे भाषण भी दिया था कि टीचर ना तो पंखा चालू बंद करने के लिए, ना लाइटें चलाने के लिए। थोड़े थोड़ा तो कुछ सीखो कि वहां जॉब में जाओगे तुम, तुम्हारा आधिकारिक मत कहते ना सर जरा स्विच दबा देना, नहीं तो प्रमोशन नहीं हुआ जिंदगी भर, है ना। बात को कहने का एक तरीका रहता है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम तीन तीन बार एक ही बात दोहरा रहे हो। ससुराल में थोड़ी आए हो। चलो चले आगे। तो अब दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है बेटा? ऋण की सुरक्षा के आधार पर। इसका मतलब वो लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस आधार पर ऋण को दो भागों में बांटा जाता है। एक वो ऋण जिसके आने की गारंटी होती है, उसको कहते हैं रक्षित ऋण। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। जिसके आने की कोई गारंटी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? अरक्षित ऋण, इनसिक्योर्ड लोन। अब मुझे एक बात बताओ, भारतीय किसान कौन सा लोन ज्यादा लेते हैं, रक्षित के अरक्षित? रक्षित ऋण ज्यादा लेते हैं ना। भारतीय किसानों को अरक्षित ऋण कौन दे? रक्षित ऋण के चार प्रकार हैं। पहला होता है चल संपत्ति की जमानत पर। चल संपत्ति किसको कहेंगे बेटा? हाँ, भैंस? चल संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसका हस्तांतरण हो सकता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है ना। सबसे ज्यादा रकम जेवर का हम प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा होता है अचल संपत्ति की जमानत पर। अचल संपत्ति कौन सी है? घर, मकान, दुकान, कुआं, बगीचा, ये सब क्या है? अचल संपत्ति है। तीसरा होता है व्यक्तिगत प्रतिभूति। अब ये प्रतिभूति का क्या अर्थ है बेटा? इसको गारंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या आदमी खुद की गारंटी दे देता है कि इसको लोन दे दे, ये नहीं देगा तो मैं बैठा हूं। और चौथा होता है समपार्श्विक प्रतिभूति। कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी एक ही व्यक्ति के काम में आ सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे तुम्हारी 12वीं की मार्कशीट सिर्फ तुम्हारे काम की है, तुम उसको गिरवी रख दो 5,000 में, जिसने पैसे दिए उसके किसी काम में नहीं आई, खाली कचरा उठा सकते हैं अगर लेमिनेशन किया है तो। फिर भी लोन मिल जाता है 12वीं मार्कशीट में, उसको क्या कहेंगे अपन? संपार्श्विक प्रतिभूति। तो चल संपत्ति किसको कहेंगे बेटा? जैसे मान लो किसी ने रकम जेवर गिरवे रख दी है, सोना चांदी गिरवे रख दी, बर्तन गिरवे रख देते, गाय भैंस गिरवे रख देते, मोटरसाइकिल, मोबाइल, हर चीज गिरवे रख दी जाती है। पर अगर वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो वो क्या है? चल संपत्ति। अगर वो नहीं जा सकती तो वो क्या है? गिरवे रखकर लो। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक आता है चैटल लोन। सोना चांदी आदि गिरवे रखकर कीमती धातुओं के बदले में लोन लेना क्या कहलाता है? चैटल लोन। जो संपत्ति गिरवे रखी उसको कहते हैं बंधक संपत्ति या मॉर्टगेज। क्या कहते हैं बेटा? तो ऋण के बदले में बंधक रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? मॉर्टगेज। जैसे अपन मकान खरीदते हैं, तो अपने को लोन नहीं दिया उसने, वो तो मकान के कागज रख लेता, उस मकान को लोन दिया है। किसको लोन दिया? तुम लोन नहीं दोगे तो वो मकान बेच देंगे। नहीं समझे? मॉर्टगेज मतलब बंधक संपत्ति। तीसरा होता है व्यक्तिगत प्रतिभूति। इसमें क्या करते हैं कि अपन चाहे तो लिखा पढ़ी कर सकते हैं, ब्लैंक चेक दे सकते हैं, या तो फिर तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे गवाह रखते हैं या लोन देते समय दो आदमियों को। और चौथा होता है समपार्श्विक प्रतिभूति, मतलब ऐसी वस्तु है जिनका केवल एक ही व्यक्ति के लिए अधिक
मूल्य है, दूसरों के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। मान लो तुम्हारे दादाजी के पास एक तलवार थी, अब वो जंग खा रही है, 1 किलो की तलवार, 2 किलो की, मार्केट में उसका मूल्य 150 रुपए। और फिर भी अगर तुम कहो कि महाराणा प्रताप की सेना में लड़ते थे, मुझे 5,000 चाहिए, दादाजी की तलवार गिरवे रख लो, तो भी रख लेगा सामने वाला। क्यों रख लेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम्हारे लिए उसका मूल्य ज्यादा है, तो उसको संपार्श्व। अच्छा, असुरक्षित ऋण में लेने और देने वाले के बीच सिर्फ आपसी सहमति और विश्वास के दम पर ही लोन ले लिया जाता है, उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, ब्याज दर किस में ज्यादा होगी? रक्षित में ज्यादा होगी और आरक्षित में कम होगी। अब लिखो इसको, इसमें डिटेल लिखवाऊं क्या सब? इस चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ना, रिवीजन में है ना, पता चले यही याद कर रहे हो तुम, बोले ये कभी नहीं पढ़ा, ये पढ़ते हैं इस बार। लिख लिया? आरक्षित ऋण लिखा? इसमें कोई गारंटी नहीं होती, पर इसमें ब्याज दर अधिक होती है। अब लिखो चैटल लोन। कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी के बदले ऋण लेना। कीमती धातुएं जैसा जैसे सोना और चांदी के बदले ऋण लेना। गांव में ज्यादातर गोल्ड गिरवे रखते थे, बस वही चैटल लोन है ना, कीमती धातुओं को गिरवे रखकर लिया गया ऋण। चलो, दूसरा लिखो मॉर्टगेज। ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी के बदले लिया गया ऋण चैटल लोन कहलाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या लिखा? मॉर्टगेज, ऋण के लिए बंधक रखी गई या गिरवी रखी गई संपत्ति।
ऋण के लिए बंधक या गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? मॉर्टगेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऋण कहां से लेता है किसान? लोन कहां से मिलता है? या तो किसी संस्था से लोन लेता है, तब उसको कहते हैं संस्थागत स्रोत। जब किसी संस्था से नहीं लेता है तो व्यक्तिगत स्रोत। व्यक्तिगत मतलब किसी आदमी से लोन लिया, है ना? अब अगर कोई पूछे आपसे कि बैंक क्या है, संस्था है कि व्यक्ति है? अब बैंक तीन प्रकार की होती है। एक होती है व्यवसायिक बैंक। कौन सी होती है बेटा? व्यवसायिक बैंक। दूसरी होती है आपकी सहकारी बैंक। और तीसरी होती है आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कितने प्रकार की बैंक होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाम याद है तुमको एक आध का? राजस्थान मरुधरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुना कभी ऐसा? फिर राष्ट्रीय वित्त निगम। कृषि वित्त निगम है वो पूरा। और कृषि ऋण निगम, दो निगम है। राष्ट्रीय कृषि वित्त निगम या राष्ट्रीय कृषि ऋण निगम। और सरकार। सरकार लोन देती है क्या? हाँ, देती है ना? जब भी हमारी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है, जैसे बाढ़, सूखा आदि, आग लग जाने वगैरह से, तब सरकार मुआवजा देती है। क्या देती है? अब ऐसे तो कोई व्यवस्था ही नहीं है संविधान में कि सरकारी खजाने में से पैसा निकाल के किसानों में बांट दो। तो फिर वो क्या करते हैं, 99 ईयर का लोन दे देते हैं कि इसकी फसल खराब हो गई, अभी बेचारा इसे आगे वापस पटरी पे लाना है, तो इसको मैं 10,000 रुपए का मुआवजा। मुआवजा तो अपने कहते हैं, वो क्या है, एक तरह का लोन है जो लिख देते हैं इसके नाम पे 99 साल। फिर 99 साल बाद उसको गोल खाते में डाल देते हैं, ये पैसा डूब गया। समझेगे नहीं? अरे यूं तो सबको बांट दो, फिर क्या है? सबको नहीं देते, उसका एक नियम है कि उसको पहले लोन के रूप में दे दिया जाता है। फिर वो आदमी तो रहता नहीं 99 साल बाद, तो बोले इससे पैसा लेना था यार, 99 साल हो गए, बोले आदमी नहीं रहा, बोले तो डूब गया, भारत सरकार माइनस में। तो इसको क्या कहते हैं? तकावी, है ना? युद्ध, आपदा या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाने पर कौन सा लोन सरकार के द्वारा दिया जाता है? तकावी। व्यक्तिगत स्रोत में कौन आएगा बताओ? मित्र। ऋण का प्रमुख स्रोत। रिश्तेदार। व्यापारी। महाजन। कमीशन एजेंट। है? एक बढ़िया लिखा है। और कौन देता है लोन बताओ? विष्णु। बस इतना ही देता है। मैं तेरे कह दिया जो। अगर कोई आदमी दिखे तो व्यक्ति स्रोत, संस्था दिखे तो संस्थागत स्रोत। ठीक है। फिर और आगे चलते हैं अपन। के पहले लिखोगे? चलो लिख लो, फिर इसका आधा पोर्शन और बचा पड़ा है, आज ही खत्म कर देंगे इसको। मैं नहीं चाहता इसको लंबा खींचना। वो एक पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कौन है, लॉर्ड वॉल्टर है कि अल्बर्ट हावर्ड? बेटा जब मैंने साफ साफ लिखवाया तो फिर ऐसे तू घुमा घुमा क्यों पूछता है? अल्बर्ट हावर्ड है।
चले आगे बेटा। हेलो हेलो हेलो। चलो लिखो तकावी ऋण। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाने पर सरकार के द्वारा दिया गया मुआवजा। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाने पर सरकार के द्वारा दिया गया मुआवजा क्या कहलाता है बेटा? तकावी ऋण कहलाता है। बस इतना सही। चलो अब अपने को देखना है, एक तो नाफेड और एक एपेडा, है ना? नाबार्ड भी देखोगे? ये लो, नाबार्ड, एजी मार्क। और आगे बढ़ूं क्या? ICRIRI। नाफेड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। क्या है बेटा? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958। देखो, अपने जो भी किसान कोई भी फसल उगाता है तो मंडी में बेचने जाता है। मंडी क्या है? मंडी किसानों, व्यापारियों और सरकार का एक ग्रुप है। क्या है? किसका किसका ग्रुप है? किसान, व्यापारी और सरकार तीनों मिलके एक ग्रुप है मंडी, है ना? जिसको हम कहते हैं सहकारी समिति के हिसाब से सहकारी विपणन संघ है। तो जो मंडी होती है अपनी, वहां पे तीनों तरह के लोग रहते हैं। किसान के अध्यक्ष भी रहते हैं, मंडी का जो अध्यक्ष बनता हो किसान और व्यापारी मिलकर वोट डालते हैं,
है ना, ताकि किसानों का शोषण नहीं हो पाए। फिर व्यापारी तो खरीदारी करने वाले रहते ही हैं, और इन दोनों पे नजर रखने के लिए सरकारी अधिकारी भी होते हैं, मंडी निरीक्षक होता है ना, कॉर्न इंस्पेक्टर पोस्ट निकलती है उसकी। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं विपणन संघ। अब एक छोटी मंडी होती है, इसको हम कहते हैं स्थानीय बाजार। क्या कहते हैं? एक बड़ी बड़ी मंडियां होती, जीरे की मंडी अलग, धनिया की अलग, है ना। और ये सभी मंडियां मिलके एक राज्य स्तरीय विपणन संघ बनाती। क्या बनाती है बेटा? राज्य स्तरीय विपणन संघ। अब एमपी का राज्य स्तरीय संघ अलग है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, सब दूर का अलग है। दिक्कत क्या आती है कि किसान बहुत मेहनत करके बहुत सारे प्याज उगाता है और 2 रुपए किलो बिक जाता है। तो ये तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? एक तो मेहनत भी ज्यादा करी, काम भी अच्छा करा, ऊपर से फायदे की जगह क्या हुआ? तो इन्हें सभी राज्य स्तरीय विपणन संघों ने मिलकर कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की? नाफेड की। तो प्रश्न आता है कि नाफेड की स्थापना किसने की? राज्य स्तरीय विपणन संघों ने मिलकर। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, अभी इसको भी पढ़ेंगे अपन। क्योंकि कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इनका कहना था कि ज्यादा प्याज हो रहा है तो मलेशिया एक्सपोर्ट कर दो, यहाँ क्यों 2 रुपए किलो? तो नाफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। इतना ही प्रश्न आता है खाली, है ना, कि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? नाफेड करता है ना। दूसरा, बाद में 1985 में, देखो यहाँ 5 पे 8 लिखा है ना, यहाँ 8 पे 5 लिखना है। क्या लिखना है? 1985, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत लंबा नाम है, इसको हिंदी में लिख दूं क्या मैं? है कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। बोलो एक बार में देखें। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। ऐसा देखा गया कि आलू का निर्यात करने से कम फायदा और चिप्स का निर्यात करने से ज्यादा फायदा। तो चिप्स क्या है? एक प्रसंस्कृत खाद्य। डायरेक्ट गेहूं निर्यात करेंगे तो कम फायदा, बिस्किट बना के बेचेंगे तो। समझ में आया? तो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? सेम टू सेम। आगे क्या लगा देंगे? थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। क्या हो रहा है रे जिंदगी? इतनी देर में तो लिख ही देता मैं। यस सर। अब आधा ही आया, बताओ देखो। हाँ, सब मिला दूं, मत चिंता करो। वहां का गया। यार ये तुम में से कोई पीछे बैठ के कोई मंत्र मंत्र पढ़ रहा है, टोने टोटके वाले बच्चे आ गए अपनी क्लास। इनको जलन हो रही कि हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, आप तो धड़ाधड़ इधर से कर देते हैं। यहाँ क्या लिख दूं? बस। ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली। आजकल तो अड़ोस पड़ोस में ले गए, कोई फरीदाबाद ले गया कोई, पर मुख्य मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। अब तीसरा नंबर किसका आता है? नाबार्ड का, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक है ना ये तो। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
नाम में उद्देश्य। अब 12 जुलाई 1982, कब इसकी स्थापना हुई बेटा? है ना? ऐसा देखा गया कि भारत में जितने भी बैंक्स काम करती है वो एग्रीकल्चर में ठीक से लोन नहीं देती है, गांव वालों को तो वैसे भी नहीं देती है ना? तो फिर एक कमेटी बनाई गई जिनका नाम रखा गया शिवारमन समिति। क्या नाम रखा गया? शिवारमन समिति। इनकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को मुंबई में, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड की स्थापना की गई। अब नाबार्ड का काम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का काम। ठीक है। फिर आपको क्या देखना है कि नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई। तो पहली बात तो ये आई कि एक फंड बनाया जाएगा जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, आधा पैसा रिजर्व बैंक देगी। तो इसकी प्रारंभिक पूंजी रखी गई 500 करोड़ रुपए। 250 करोड़ किसने दिए? केंद्र सरकार ने। 250 करोड़ किसने दिए? और क्या बना दी? इसमें 13 डायरेक्टर होते, 12+1, है ना? तो वो अपने को इतना सब नहीं आता, सुपरवाइजर में कौन पूछता है। नाबार्ड का अभी का जो बजट है वो लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। हर जिले में इसका एक ऑफिस होता है ना? हर जिले का अपना एक फंड आता है नाबार्ड के नाम से। अब वो नाबार्ड वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ खर्चा करे। जैसे मान लो मेरे गांव में कृषि विभाग की योजना है ड्रिप इरिगेशन की, पाइपलाइन की। उन्होंने कहा कि जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के किसान है उनको सबको हम फ्री में ड्रिप पाइपलाइन देंगे। पता चला कृषि विभाग वालों के पास तो 50 लाख रुपए ही है और किसान 70 गरीब निकले। 70 लाख का खर्चा रहा, बाकी 20 लाख कहाँ से लाएंगे? तो वो नाबार्ड को एप्लीकेशन लिखते हैं कि ये कृषि एवं ग्रामीण विकास का काम है, इसमें पैसे चाहिए, सहायता करो। तो वो क्या कर देते हैं? सहायता कर। जैसे मनरेगा योजना चलाई थी, पैसा कहाँ से आया था? नाबार्ड का पैसा। तो वो एक तरह से एक सुरक्षित फंड है। मान लो अपने गांव की पुलिया टूट गई, अपन ने कलेक्टर को लिखा कि भाई पुलिया बना दो, तो यूं कहेगा पीडब्ल्यूडी वालों से बात करो, पब्लिक वर्क। पीडब्ल्यूडी वाले कहे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कल ही बना देनी। तो फिर आप कहो नाबार्ड से कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम अवरुद्ध हो रहा है पुलिया की वजह से, तो नाबार्ड पुलिया भी बना देगा। गांव का और किसानों का जहां फायदा है वहां सब। अब जो पढ़ा लिखा आदमी रहता है वो तो नाबार्ड का भरपूर फायदा उठाता है। सुपरवाइजर भी जा सकता है एप्लीकेशन लिख के नाबार्ड के ऑफिस में कि मेरे गांव के किसान है, इनको दिक्कत आ रही है, ग्रामीण विकास अवरुद्ध हो रहा है। चलो, तुम तो जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, तुम पुलिया के ठेकेदार के पास पहले जाओगे। इस एक मार्ग को एक मार्ग ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? है ना? इसकी स्थापना हुई 1937 में। कहाँ स्थापना हुई थी? नागपुर में। पर अब इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। मैंने कहा एसी उड़ने नहीं लग जाए एकदम से। चलो, नाबार्ड एक मार्ग का मुख्य कार्य क्या है? देखो, जैसे पुराना जमाना था तो एक एक गिलास आता था कांसे का, इतना बड़ा। देखा तुमने कभी? उस खाली गिलास का वजन आधा किलो रहता था। अगर किसी खोपड़े में मार दो तो। तुम्हारे घर पे था क्या ऐसा इतना बड़ा गिलास छाछ पीने का? बहुत भारी और मजबूत, है ना? कई घरों में आज भी 100 100 150 सालों से मौजूद है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फिर बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि इतने कांसे में तो पूरे घर के 6 गिलास बना दूं मैं। तो उन्होंने कितने बना दिए? 6। और वो सस्ते भी थे तो लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया। फिर लगा कि यार एक गिलास 100 रुपए का पड़ता है, प्लास्टिक के बनाते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का एक गिलास। तो लोगों ने क्या खरीदना शुरू कर दिया? प्लास्टिक का गिलास। बोले एक प्लास्टिक के गिलास में तो 10 डिस्पोजल बन जाते हैं। तो फिर क्या बनने लगे? बेचने वाले भी वही बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले भी वही खरीदना चाहते हैं। मैं अमीर आदमी, मुझे चाहिए मजबूत गिलास, पर मार्केट में है ही नहीं क्योंकि कोई बना ही नहीं रहा है।
तो गुणवत्ता युक्त चीजें मार्केट से खत्म हो जाती। अच्छा, कोई बना रहा है बेचारा, तो दुकानदारों की आदत तो यूं है कि रोजी पे बैठा हूं, कसम खा के कहता हूं, उनको बचपन में सिखाया जाता है कि रोजी की कसम खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, दिन में 100 बार खाओ। सच कह रहा हूं मैं। कोई व्यापारी अगर कह रहा है ना कि रोजी पे बैठा हूं, कसम खा के कहता हूं, तो यूं समझना कि वो मन ही मन कह रहा है कि क्या बेवकूफ आदमी आया तू मेरे सामने। जो आदमी बात बात में कसम खाता है वो सच बोलता ही नहीं, क्योंकि सच बोलने वाले को कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसकी क्रेडिट इतनी रहती है ना मार्केट में, उसने जो कह दिया मतलब कह दिया, तेरे को लेना लेना तो भाग, उसी आदमी के पास जाना है, उसका कम फायदा है। जो ज्यादा लपेट लपेट के वही लूटेगा तुमको। तो मान लो मुझे कुछ भी खरीदना है, मैं गया खरीदने के लिए, बोले कि साहब ये हेलमेट ले जाओ, ये अभी मंगवाया मैंने, नया लेटेस्ट, ये ताइवान मेड है। और मैंने देखा यार ताइवान मेड तो है, अच्छा बढ़िया चकाचक दिख रहा है। मोटरसाइकिल से गिरा, मेरा खोपड़ा फूट गया उस, मैंने कहा ये कैसा ताइवान। तो फिर सरकार ने जिम्मेदारी ली कि हम चीजों की गुणवत्ता चेक करेंगे और उनको एक स्पेशल टाइप का हॉलमार्क लगाने की परमिशन देंगे। जैसे हेलमेट आईएसआई मार्क वाला ही खरीदना है ना। इसका मतलब यह है कि सरकार उसको ले जाके अच्छे से चेक करके आई है, तब जाके उस कंपनी को परमिशन मिली। जैसे 916 हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी शुद्धता की गारंटी सरकार खुद ले। वैसे ही उच्च उत्पाद, उच्च गुणवत्ता के कृषि उत्पाद, मान लो मैं बहुत अच्छा घी निकाल रहा हूँ और मैं मार्केट में बेचने जाऊं, मिलावट वाले के रेट में ही बिक रहा है, तो फिर मैं एक मार्क वालों को लिखूंगा मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, आगे चेक करो। फिर वो अपने परमिशन देंगे, अपने डब्बे पे क्या लिखेंगे अपन, एक मार्क। तो वो अलग ही दिखेगा ना दुकान में, एक मार्क, पढ़ा लिखा आदमी समझेगा कि यार सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा रहती। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का पहले तो निरीक्षण, फिर बाद में चिन्हन करने के लिए एक मार्क की स्थापना की गई। किसका किसका बताओ। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब क्या होता है बेटा, चेक करना उसको, है ना, और फिर उसमें मार्क लगाना, उसको कहते हैं चिन्हन। तो अगर अभी कोई दुकान पे तुम प्रोडक्ट खरीद के लाओ और उसके ऊपर एक मार्क लिखा हुआ है, कैसा लिखा रहता है, मैं दिखा देता हूं तुमको। क्या है रे यार, ये फिर याहू में चला जाता है ये। गूगल ही तो खोल रखा अपन ने। इस सिस्टम को मुझे सही करना पड़ेगा एक दिन बैठ के। ये ऐसा चिन्ह होता है, दिख रहा है, एक मार्क। ये आईएसआई वाला मार्क है, ये एक मार्क है। ये जिस डब्बे पे दिख जाए इसका मतलब वो चीज अच्छी क्वालिटी की, और ये केवल कृषि उत्पादों को ही मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस पे एक मार्क लिखा हो, प्रोडक्ट कहाँ से आया है, एग्रीकल्चर से, आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बना हुआ नहीं है ना। अब अपन चाहे वो देख सकते हैं, ये देखो, ये मीरा एक मार्क मसाले। तो ये एक मार्क इसके ऊपर लगा सकते हैं, केवल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे आनंद घी है, इस पे लिखा हुआ एक मार्क स्पेशल ग्रेड, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग है। चलो लिखो।
एजी मार्ग का मुख्यालय फरीदाबाद में ना। मैंने नई दिल्ली लिख दिया क्या उसको? फरीदाबाद, हरियाणा में। पास पास ही है, 30 से 35 किलोमीटर। पर एग्जाम में तो फरीदाबाद लगाना पड़ेगा। और फरीदाबाद कहाँ आता है? हरियाणा में। और नोएडा कहाँ आता है? ये पता चला एक लाइन उसकी लिखी, दूसरी इसकी लिख दी। ऐसा तो नहीं करते तुम कभी कभी? या इसमें खाद्य भी लिख देना ना। कृषि हो, प्रसंस्कृत खाद्य। उत्पाद की जगह पदार्थ भी लिख सकते हैं ना। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हैं? लिख लिया बेटा? आगे बढ़ो इसको। कम बच्चे रहते हैं तो ऐसी बढ़िया काम करते हैं ना। फिर सुपरवाइजर के ऑफिस नहीं होता है ना। कहाँ बैठता है फिर? ग्राम पंचायत में है? हाँ, के घर ही? तुम मिलो तुम्हारे गांव के सुपरवाइजर्स को भी? हैं? ऑफिस है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑफिस कहाँ है? तुम्हारे गांव में है? और पंचायत में कमरा दे रखा होगा। पूरा ऑफिस? इतना तो काम ही नहीं रहता है। हाँ, स्विफ्ट मिल जाती है पर आजकल। सामाजिक
स्तर के हिसाब से है, क्या नहीं मिलती? ब्याह में स्विफ्ट नहीं मिल जाती सुपरवाइजर? मेरे साथ पढ़ते थे दो चार लड़के, वो उनका यही था कि तेरा भाई क्या करता है, बोले के ऐसा ही है, स्कॉर्पियो मिली है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यार, ऐसा ही है, इतना भी तो परिचय होता है, स्कॉर्पियो मिली कौन सा परिचय है? मतलब दहेज से परिचय देते हैं। खैर ठीक है। लिख लिया बेटा? फिर मैंने पूछा उससे कि कोई आदमी अगर लाख रुपए महीने कमाता हो तो उसको क्या मिलता होगा? बोले हो फॉर्चूनर ही मिल जाए उसको। मैंने कहा पेट्रोल कैसे डलवाएगा बेचारा। अच्छा तुम बताओ, ये उचित है क्या किसी से गाड़ी घोड़े लेना, पैसे मांगना, गोल्ड लेना? है? नहीं, सरकार की नजर में तो गलत है, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। नहीं, गिफ्ट क्या मतलब ये बताओ? तुम बताओ, मांग के लेना अच्छी चीज है क्या? है? नहीं, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि किसी को यूं कहना कि यार ये इतनी चीजें चाहिए। ठीक है, मान लो उन्होंने दे भी दिया, एक गाड़ी दे दी, थोड़ा 5-15 लाख रुपए खर्चा कर दिया, बर्तन भांडे दे दिए, उससे क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी? जो जिस आदमी को स्विफ्ट चलाने की औकात नहीं है, अगर उसको स्विफ्ट दे भी दी जाए तो वो 2-3 साल बाद वो या तो खड़ी कर देगा या तो उसको बेच देगा, क्योंकि उसमें तेल भरवाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और मांगना मतलब मेरे तो अंदर तक ये बात, मांगना क्या हो तो देने वाले यूं ही दे देगा, वो तो कि ले 25 बीघा जमीन है तेरी, खत्म मामला। देने वालों कमी थोड़ी दुनिया में, बड़े बड़े दानवीर है। वो उसने मेदांता ग्रुप के मालिक ने 90% संपत्ति दान कर दी। तुमको नहीं पता? अनिल अग्रवाल, सब दान कर दिया। 90% संपत्ति कितनी है उसकी? तो लोगों ने पूछा कि आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा? बोले 10% काफी है। बोले 10% में क्या होगा उनका? बोले वो 60,000 करोड़ है। हट दो ये लो। ठीक है, पर जिस जगह अपन पले बड़े हैं वहां के पूरे पूरे गुण आते ही हैं। सही है कि नहीं है? तो बहुत सारी कुरीतियों को अपन ने डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो होता ही है। हमारे 400 मेहमान आएंगे, अरे 1000 भी आएंगे तो क्या एक टाइम खाना खा के वापिस चले जाएंगे? उस आदमी से पूछो जिसके बेचारे की जमीन बिक जाती है लोगों को खाना खिलाने। हैं? भारत में लोग कहते हैं ना, भारतीय किसानों के कमजोर स्थिति का कारण क्या है, भारतीय किसानों की प्रमुख समस्या क्या है, तो ये प्रमुख कारण है। भारतीय किसान गरीब क्यों है? क्योंकि वो ट्रैक्टर नहीं खरीदता है, फिर भी बेटी की शादी में एक स्विफ्ट दे देता है। तो खेती कैसे करेगा फिर? मृत्यु भोज। तुम बताओ, पूरे ऐसे, मेरा तो बाप मर गया ना, वो मैं 1500 लोगों को खाना खिलाऊं, और उसमें भी ऐसे ऐसे आते हैं बड़े वाले। अभी मेरी नानी जी की डेथ हो गई, 90 इयर्स प्लस, 93 इयर्स के थे, है ना? तो वो कब से जिंदा ही है, वो तो घर ही थे। तो कभी कभार कोई कोई मिलने आता था ऐसे हाल चाल पूछने। जैसे ही उनकी डेथ हुई, मैं क्या देख रहा हूँ कि 200-300 लोग मेरे घर के बाहर। मैं तो बहुत लेट पहुंचा, यहाँ से 8 घंटे लग गए मेरे को। मेरा आधा गांव जो मुझसे हाय हेलो नहीं करता, वो वहां जाके बैठे मेरे मासी के घर पे। अरे मैंने कहा यार, इतनी बड़ी हस्ती थी क्या डोगरी? हाँ, तो नानी जी थी हमारी, हम सबको पढ़ाया लिखाया उन्होंने ही। वो खुद अनपढ़ थी, पर मैं 4 बजे तक पढ़ता था, 4 बजे तक जागती थी। मैं सो जाता था, वापिस उड़ा देगा, गुड, बट
फिर वहां बैठे, बोले धर्मशाला कर लेते हैं। तो बोले यार धर्मशाला तो क्या ही करें, गार्डन करना पड़ेगा। मैं सोच रहा कि साला मेरी शादी गांव में टेंट तान के करी तुमने, अब गार्डन। ठीक है, मैं तो चुप बेटा, बड़े बड़े लोग बैठे अपन, मैं तो वैसे भी गिनती में सेकंड लास्ट हूँ, बाकी सब बड़े बुजुर्ग ही मेरे भाई बहन है सब। तो मैं सुन रहा आराम से, मेरे मासा जी मासी जी सब। तो एक मेरे मामा है, दूर के रिश्ते, कजिन मामा। तो बोलते जैन धर्मशाला कर लेते हैं, बेस्ट काम रहेगा, वहीं के वहीं काम निपटा देंगे। मैंने कहा अच्छा काम निपटाना है। बोले कितना खर्चा है, बोले 4-5 के अंदर अंदर करवा देंगे। अब बात तय हो गई, वो उससे बात भी कर ली धर्मशाला वाले से कि भाई ये वो सब। तो ये कोई बहुत दूर का आदमी आया वहां से, रिश्तेदार। यार ये बात तो गलत है, 7 बीघा जमीन छोड़ के मरी डोगरी। कितनी? और वो जब थी जमीन तब तो गांव में थी, पर अब वो तो जिला मुख्यालय के जस्ट पीछे वाली जमीन, वहां तो कॉलोनी कटेगी डायरेक्ट, है ना। चारों भाई की मिला के 28 बीघा है वो चारों भाई चले गए बेचारे, उनकी वाइफ भी सब चली गई। अब वो जो हम बचे हम ही हम हैं। तो यार ये बात तो गलत है, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। अरे मैंने कहा ये आदमी कहाँ से आया रे यार, इसको ले जाओ साइड में कहीं नहीं। अब ये बात जम गई। मेरी बड़ी मासी जो है वही है सबसे बड़ी घर। बोले हाँ सही बात है, मेरी माँ का प्रोग्राम है, मैं तय करूंगी क्या होगा और क्या नहीं होगा, तुमसे 1 रुपया मांगू जब बात करना। और मैंने कहा ये जोश कहाँ से आया भाई, वो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल रही है। गार्डन बोले ये वाला करेंगे, विनायक मैरिज गार्डन। मैंने कहा मैरिज गार्डन है वहां कहाँ। बोले होएगा जो भी होएगा। उसको फोन करा कितने पैसे लेगा, बोले 5 लाख। बोले हाँ 3 लाख रुपए खाली गार्डन, गार्डन के 3 दिन के लिए चाहिए। बोले हाँ ठीक है फाइनल। मिठाई तो एक बोले बर्फी रख लो, बोले बर्फी। दूसरा के बेसन चक्की भी रखो, बोले बेसन चक्की भी। बोले नहीं दोनों में से एक रख लो। मैं कहा एक और बोलो। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। वो प्रोग्राम नहीं नहीं करते, 7.5 पौने 8 लाख रुपए में पड़ा है। खाली लोग जिमे ही हैं उसमें, और कुछ ही नहीं करा है। क्या फायदा हुआ तुम बताओ। अपने परिवार में 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप वहां बाहर नहीं भेज रहे हैं कि फीस भरने के लाख रुपए नहीं है। और यहाँ पूरे गांव वालों को तुम काजू कतलियां खिला, तुम शर्म नहीं आती। कौन किसको समझाए तुम बताओ, नहीं समझते ना। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, थोड़ा कहीं गांव के स्कूल में पंखे लगवा दो यार, वहां बच्चे बेचारे, बिजली लगवा दो, मीटर लगवा। तेरे क्या लेना देना, तू कौन। अब बताओ ये देश सुधरेगा कभी, नहीं सुधरेगा। तेरे से पैसे मांगे क्या, मैंने कहा नहीं मांगे। बोले बस फिर साइड में हट। तो तू क्यों नेता बन रहा है, मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो फिर तो ये मामला तो यार हाईलाइट है, होएगा ही होएगा मामला है। 3 करोड़ का 5 करोड़ का मामेरा भर दिया, देखा कि नहीं तुमने। अब इसमें वो तो भर सकते हैं, वो तो सब सक्षम लोग हैं, उनके पास है इतने पैसे जो। पर उनको देख के जो गरीब आदमी के मन में इच्छा आ रही है ना। मैं ही हूं मान लो, मेरे इच्छा हो जाए मेरे साले साहब मिलके मेरे बच्चों को मायरा भरे गई 1-8 करोड़ का, तो मैं प्रेशर आज से ही बनाना शुरू करूंगा, तो बेचारे उसकी जमीन खतरे में आ जाएगी ना। तो समझदारी खत्म हो चुकी है, दिखावा हावी है। और ये दिखावा जो सपने दिखाने का काम है ना, यही पूरे किसानों के गरीब होने का प्रमुख कारण है। अभी एक कानून बना था, चकबंदी कानून, दक्षिण भारत में सफलता की उड़ान नहीं भर सका, ऐसी एक लाइन आती है बीएचयू में। लिखा भी होगा, तुम्हारे पास बुक होगी, है ना। उसमें यूं कहा गया कि एक किसान है, उसके पास एक खेत यहाँ है, एक 3 किलोमीटर दूर है, एक 5 किलोमीटर दूर है। उन तीनों को मिला के इसको यहीं दे दो, क्योंकि सब किसानों को जोड़ेंगे इतनी जगह आएगी जितनी इनके पास है, बड़े बड़े खेत हो जाए। तो पंजाब हरियाणा यूपी वालों ने तो मान लिया, उनके आज खेत बड़े बड़े। दक्षिण भारत वालों ने नहीं माना, बोले हमारे नदी के पास की जमीन, मरो।
अब 4 बार जाते हैं, इधर नील गाय घुस गई, उधर जंगली सुअर घुस गए, एक आदमी कैसे 2 जगह से, उधर पाइप फट गया, वहां मोटर जल गई, कैसे दौड़े आदमी। तो समझदारी नाम की चीज है। तो ये, और दूसरी समस्या ये है कि जब, देखो मान लो मैं गरीब आदमी हूं, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं गरीब हूं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊं। वहां उल्टा सिस्टम है। वहां अगर मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा हूं, बोले अपना खेत भी देख लेना यार भाई साहब, देख लेंगे। ड्राइवर बीमार हो गया, रात में अपन उसके यहाँ नहीं जा पाए, पहुंचा पाए ट्रैक्टर, वो दूसरे दिन नया ट्रैक्टर ले आएगा। कि तू क्या सोच रहा, तू नहीं आएगा तो मैं ट्रैक्टर नहीं ला सकता। अरे जमीन गिरवे रख दी तूने भाई, सिर्फ दिखावा। तो भारतीय कृषि में किसानों की प्रमुख समस्याएं बहुत सारी है ना। अशिक्षा समस्या नहीं है, सीखना नहीं चाहते, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तुमको कौन समझाए, तुम तो खुद ही सुपरवाइजर बन के बैठे हो इधर। तुमको ही चाहिए कुछ ना कुछ स्विफ्ट वेफ्ट बुलेट उलेट तो कम से। चल क्या, मैं ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ, मैं तो खाली ऐसे ही समझाता हूँ। इसको कहते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें खाली मैं ही बोलता हूँ, तुम सुनो बस खाली। लिखूं क्या भारतीय किसानों की प्रमुख समस्या है। अरे टॉपिक है ना, तुम्हारे कल ही तो दिखाया था मैंने पूरा सिलेबस। चलो, देखो किसान कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सीमांत किसान। कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं लघु किसान। तीसरे होते हैं अर्ध मध्यम किसान। फिर होते हैं मध्यम किसान। और फिर होते हैं बड़े किसान, जिनको वृहद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किसान कितने प्रकार के हो गए अपने पास? 5 प्रकार के। अब मुझे बताओ इनके पास जमीन कितनी होना चाहिए? बोले बहुत सारी। ऐसे काम थोड़ी चलता है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है। 1 हेक्टेयर वाला भी सीमांत में आता है ना। ऐसे थोड़ी भी 1 मीटर भी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाता है? लघु किसान। 1 से 2 हेक्टेयर। 2 से 4 वाला क्या कहलाएगा? अर्ध मध्यम। 4 से 10 तक वाला क्या कहलाएगा? और 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी तो। अब सरकार योजना लाती है कि हम लाएं किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये केवल सीमांत और लघु किसानों को ही मिलेगी, बाकी सब किसान खुश हो जाते हैं। बाद में पता चलता है किनको मिलती है? जिनके पास जमीन कम है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं तुम्हारे भी आएगी, बांटते समय ध्यान रखना। सरपंच साहब को मत दे देना योजना, लिख लो। अभी तुम जब नौकरी करने जाओगे ना, जब आएंगे असली मजे, बहुत मजे आते हैं। मेरे एक सीनियर थे, महादेव शिंदे। वो बहुत अच्छे रईस खानदान से हैं वो। वो वहां पे लग गए आ रही हो। बेटा इंग्लिश मीडियम की अलग से बैच बना रखी है हमने, है ना। जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो, इंग्लिश मीडियम की बैच में एडमिशन ले लें। हर चीज में इंग्लिश बताऊंगा तो डबल नोट्स हो जाएगा तुम्हारा। मैं तो इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। और इंग्लिश मीडियम की बेस ही अलग है पूरी। ये बच्चे डर जाते हैं हमारे ज्यादा अंग्रेजी लिखने से। अब वो सरकारी नौकरी लग गई उनकी आरएच की। हालांकि वो डबल एओ के बराबर की पोस्ट है ना, 42-44 हजार तनख्वाह शुरुआत में मिलती है। तो वो सब इंदौर इंदौर छोड़ के शिफ्ट हो गए यहाँ मंदसौर जिले में सीता मोहते से। अब वो जगह इतनी बड़ी है कि 1 लीटर पेट्रोल डलाओ, 25-30 राउंड मार लो उसके। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम खत्म, इधर से उधर। अब वो बोर हो जाए आदमी, यार इतनी सी जगह में कैसे जिए कोई। जिनको बड़े शहरों में रहने की आदत है ना, छोटी जगह में, उनको घुटन महसूस होती, क्योंकि 3 दिन में तो पूरा गांव पहचानने लग जाए। वो बेचारा आदमी कहीं जाए, राम 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 राम, वो भेरू बन जाता है मालूम।
काम है ही नहीं, ऑफिस जाके बैठे वहां बोर हो जाए, इधर जाए वहां बोर हो जाए, कहाँ जाए कोई दोस्त यार। लिख लिया। तो फिर उन्होंने ट्रांसफर करवाया बड़े शहर में, तब जाके उनको शांति मिली। नहीं तो नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई, बोले मैं नहीं करूँ रे यार ये नौकरी। वो उठे सुबह दूध लेने जाए, 25 आदमी, राम राम सर, कैसे हो, अच्छा क्या हालचाल है, अच्छा पिताजी कैसे हैं, ये वो, इसको हालचाल सुनाओ, 2 मिनट बाद दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए। तुम भी ध्यान रखना, सुपरवाइजर बनो ना, जिस गांव में जाओ थोड़ी कम राम राम करना है। तुम गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट आदमी की दिक्कत ये है कि वो उल्टा चलना पड़ता है उसको दुनिया से। तुम गए हो कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में? सीधे मुंह बात नहीं करते ना, क्योंकि वो सीधे मुंह बात करेंगे, सब बैठे रहेंगे बात करने के लिए, वो उल्टी ही बात करते हैं, ताकि वही आदमी आए जिसके काम हो। नहीं तो तुम सुपरवाइजर बने, सबके घर चाय पीने लगे, यूं समझना है कि पूरी लिस्ट ही ले लेंगे बैग में से, लाओ मुझे दिखाओ किसको किस योजना का लाभ मिला, और तुम कह भी नहीं पाओगे फिर कुछ। तो ज्यादा दोस्ती नहीं, कभी नहीं करना, ध्यान रखना, बहुत तेज रहते हैं गांव वाले, भले पढ़े लिखे कम हो गए, ज्यादा नेतागिरी के मामले में एक्सपर्ट। चलो टाइम हो गया यार अपना, है ना? चलो, एक डेमो इंटरव्यू है यार, उनको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। है, आज खत्म कर दूं? फिर उनको बिठा के रखा मैंने तो, 1 घंटा हो गया। यहीं ले क्या? पक्का? फिर मुझे बात करना पड़ेगी। क्या पढ़ाएंगे वो, ये भी देखना पड़ेगा। जलवायु कल ले लेंगे, 2 क्लास का क्या है। अरे मैंने उसमें डाल दिया ना शेड्यूल में, अब 4-5 टीचर और आ गए होंगे, इंतजार कर रहे सब। तो आगे अपन कल पढ़